हाँ, तो लास्ट वीडियो में एक जनाब ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए कि बेसिकली क्यों कांग्रेस में वही बुराइयां हैं या फिर बीजेपी में वही बुराइयां हैं जो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में हैं। और उन्होंने कांग्रेस के कई सारे या कांग्रेस की तरफ से जो कई सारे मुद्दे बीजेपी के ऊपर उठाए जाते हैं उन पे उन्होंने बात की। आई एम सॉरी। और एक्चुअली मैंने जानबूझ के ये चीज़ ओपन एंडेड रख दी थी कि मैंने बीजेपी को सिर्फ इतना बोला कि मुझे पता है बीजेपी परफेक्ट नहीं है, कुछ परफेक्ट नहीं होता लाइफ में। लेकिन कांग्रेस इस वक्त की अपनी सिचुएशन, अपनी कॉम्पोजिशन जो उसकी इस वक्त की है, उसमें एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसको वोट दिया जा सके। बीजेपी इज़ अ बेटर चॉइस। अगेन मैं रिआइटरेट करता हूँ, हर चीज़ अपने कॉन्टेक्स्ट और टाइम के साथ होती है, अपनी कंडीशन के अंडर वैलिड या इनवैलिड होती है। आज के टाइम पे जो हालात हैं, जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, मोर स्पेसिफिकली उस हिसाब से, मेरे हिसाब से अगेन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको कि वोट मिलना चाहिए था और मिला भी। और एक्चुअली मेजॉरिटी मुझसे अग्री करती है, बीजेपी इज़ द लार्जेस्ट पार्टी है और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो बीजेपी से हाफ से भी नीचे है, लाइक 1/3, 40%, लगभग 40% वोट्स हैं उनके पास, या आई गेस सीट्स हैं उनके पास बीजेपी के मुकाबले में। तो मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग भी बीजेपी के अगेंस्ट हैं या इख्तलाफ रखते हैं एक तरीके का बीजेपी से और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, या उनके अंदर ये सवाल है कि कोई बीजेपी को कैसे सपोर्ट कर सकता है या कोई मोदी को कैसे सपोर्ट कर सकता है, ये वीडियो उन लोगों के लिए शायद यूज़फुल साबित होगी। उन लोगों के लिए जो सीरियसली ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइक उन लोगों के लिए नहीं जो फॉर वट एवर रीज़न अपना माइंड बना के बैठे हैं कि चाहे जो मर्जी मेरे सामने इन्फॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट या आइडियाज़ रखे जाएं, मैंने कांग्रेस को ही सपोर्ट करना है क्योंकि मेरी फैमिली करती आ रही है या फिर मैं सर्टेन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और लाइक फॉर वट सो एवर रीज़न। अगर आपका बायस लाइक आइडियोलॉजी के ऊपर से ही सिर्फ बेस्ड है कि जहाँ आपको लग रहा है कि आपका जो प्राइमरी आइडियोलॉजी नहीं कहना चाहिए, आइडियोलॉजी भी एक सही टर्म है, जहाँ आपका प्राइमरी मोटिव ये है कि भाई मुझे लगता है कांग्रेस ज़्यादा बेटर है कंट्री के लिए। कोई कैसे कह सकता है कि बीजेपी ज़्यादा बेटर है कंट्री के लिए? अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में सर्टेन चीज़ है और वो सच में क्यूरियस है जानने के लिए कि क्यों कोई बीजेपी को सपोर्ट कर सकता है, तो उस व्यक्ति को शायद ये वीडियो यूज़फुल होगी उसके लिए। तो देखते हैं उस व्यक्ति के कमेंट्स देखते हैं जिन्होंने कमेंट किया था मेरे वीडियो पे। और बाय द वे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, आपने आपकी नॉलेज या आपकी अंडरस्टैंडिंग जहाँ तक है उस हिसाब से आप वो कर रहे होगे, मैं आई होप। अगर किसी व्यक्ति की तनख्वाह कांग्रेस से आ रही है, फॉर एग्जांपल कोई कांग्रेस का कार्य करता है, वो सर्टेन इनकम आती है उसकी, उससे तो उसका समझा जा सकता है कि यार उसको आप अगर दिन में बाहर भेजोगे कि देखो सूरज निकला हुआ है दिन के टाइम, तो भी वो आके डिनाई ही करेगा कि नहीं निकला हुआ, क्योंकि अगेन उसके इंटरेस्ट हैं, लाइक तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। एनीवे, तो कमेंट्स देखते हैं और फिर उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैंने इसलिए चुना, बहुत सारे कमेंट्स किए हुए थे उस एक ही व्यक्ति ने, तो देखते हैं। तो ये मेरी वीडियो और उसी के कमेंट सेक्शन में जाके मैं देख रहा हूँ। ओके, इनका नाम है कौशल पाटिल KK8516, या इनका हैंडल है। तो पहला क्वेश्चन, आई एग्री विद कास्ट पॉलिटिक्स बट मोदी कहाँ दूध का धुला है? पूरे इलेक्शन में हिंदू मुसलमान करके दूसरे को गाली देने वाले को अंधभक्त कहते हैं, मुसलमान मटन मंगलसूत्र। अच्छा, इसमें ना टेक्निकली बहुत सारी गलतियाँ हैं। मटन पे आई डोंट थिंक लोगों को कुछ इशू है, और मुस्लिम का मैंने मोदी के मुंह से नाम नहीं सुना, पर्सनली मैंने नहीं सुना। घुसपैठी वर्ड यूज़ किया था और हर कोई उसे मुस्लिम इंटरप्रेट कर रहा है। जब मैंने उसे पहली बार सुना तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा कि शायद रोहिंग्या की बात हो रही है, कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, मोदी जी ने ये बोला कि इन लोगों का तो ये कहना है कि घुसपैठियों का पहला हक होना चाहिए आपकी संपत्ति के ऊपर, ठीक है। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो मुझे लगा कि शायद रोहिंग्यास की बात हो रही है। अब क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने ये साबित हो रखा है, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उन्होंने कहा था कि देश की उनका कहना यह था कि देश की जो संपत्ति है उस पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज़ का, और उनमें से भी मुस्लिम्स का सबसे पहला हक है। अब उन्होंने किस बेसिस पे ये बात की, क्योंकि बेहुदा बात है बेसिकली, ठीक है। मेरे हिसाब से देश के हर नागरिक का देश की सारी संपत्ति वो उतना ही हक है जितना कि किसी भी और व्यक्ति का है, इक्वली।
और अगर आप बिल्कुल ही लाइक मेरिट वाला बोलोगे, तो मेरिट वाले व्यू से देखोगे तो जो लोग ज़्यादा कर रहे हैं शायद उनका ज़्यादा होना चाहिए, बट आई डोंट सी थिंग्स लाइक दैट। एज सुन एज और एज फार एज यू आर इंडियाज सिटीजन, यू डिजर्व एज मच ऑफ अ शेयर इन द पाई। एनीवे, तो बेहुदा बात लगी मुझे मनमोहन सिंह जी की, जितनी भी मैं उनकी इज्जत करता हूँ उसके अलावा भी, क्योंकि कई बार समझदार लोग भी बेहुदा बातें कर देते हैं। तो उसके आधार पे कहा गया था कि बेसिकली जो बाहर से आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो रोहिंग्या है, वो मुस्लिम है, वो भी माइनॉरिटीज़ ही है ना, जबकि वो बाहर से आए हैं कंट्री के अंदर, तो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगेन मटन की कोई इशू ही नहीं है। मंगलसूत्र का अगेन बहुत सारे लोग कह रहे हैं मंगलसूत्र की बात क्यों कर रहा है, मंगलसूत्र की बात कर रहा है, किसने कहा मंगलसूत्र ले लिया जाएगा। राहुल गांधी जो कि लीडर है अपोजिशन के, अब तो कांग्रेस में लोकसभा में लीडर है, उनका कहना यह था कि देश की संपत्ति का अकाउंट लिया जाएगा और कौन सी जाति या कौन से ग्रुप से कितने लोग बिलोंग करते हैं उनका अकाउंट लिया जाएगा और फिर उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा हर ग्रुप में उसकी रेशियो के मुताबिक। ये चीज़ ना बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद यूक्रेन जो आज के टाइम पे जो रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, यूक्रेन जो कंट्री है ये पार्ट हुआ करता था सोवियत यूनियन का। बोल्शेविक रेवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद सोवियत यूनियन का पार्ट बन गया, वहाँ पे ट्राई की गई थी ये चीज़। और वो यूक्रेन एक ऐसी कंट्री थी जो वहाँ पे काम चल रहा था, गरीब सा ही देश था, बट सबको रोटी मिल जाती थी। यूक्रेन की जो लैंड है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लैंड है, ब्लैक सॉइल है, उनका यील्ड बहुत अच्छा देती है। वहाँ पे ये चीज़ की गई, तो वहाँ पे जो थोड़े से रिच किसान थे ना, उनका सब कुछ लूट लिया गया, इनफैक्ट उनकी फैमिलीज को भी कत्ल कर दिया गया और कहा गया कि बांट दिया जाएगा उन लोगों में जो उन छोटे किसानों के खेतों में जो मजदूरी करते हैं। एंड ऑफ द डे हुआ ये कि उन ठीक ठाक मिडिल क्लास किसानों को तो इन्होंने मार ही दिया लेते वक्त ही, और जो वो मजदूर थे वो भूख से मरे। फिर उसके बाद आई थिंक मिलियंस में गई थी जो उनका डेथ काउंट है। आप पढ़ लेना यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन में जो वो हुआ था, क्या कहते हैं, अकाल जो पड़ा था, उसके बारे में पढ़ लेना। ये आई थिंक 20s और 30s की बात है। तो जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हो ना समाज में से, सोसाइटी का, तो ये होता है उस सोसाइटी में। इसीलिए मैं ओपनली कम्युनिज्म को गालियाँ देता हूँ। मार्क्स खुद भी एक नंबर का फुद्दू इंसान था, कोई उसकी लाइफ में अचीवमेंट नहीं है सिवाय ह्यूमंस की बर्बादी के। उसने एक बहुत ही पॉइजनस आइडिया को क्रिएट किया जिसने कि आज तक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जानें ली हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही लूज़र इंसान था। अगर आप ह्यूमन सोसाइटी में किसी इंसान के इम्पैक्ट की बात करते हो तो इस हिसाब से तो भाई चंगेज़ खान जैसे या मंगोल्स जैसे, या लाइक जो होर्ड्स होते थे सेंट्रल एशियंस के, जो मिलियंस को कत्ल कर देते थे उनके रास्ते में आते थे, फिर उनको भी आप उतना ही अच्छा इंसान मानो या बढ़िया इंसान मानो। तो आई डोंट थिंक ही वॉज गुड गाय, और ये उसका असर होता है। और राहुल गांधी जो कि लीडर है अपोजिशन के, उस लेवल का बंदा ये बात कर रहा है। तो बेसिकली अगर किसी परिवार की सारी संपत्ति ले ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, या हर किसी की सारी संपत्ति ले ली जाती है, जो तो मंगलसूत्र जो कि एक एसेट माना जाता है, वो रिलीजियस सिंबल है, एक संस्कृति का सिंबल है, कल्चरल सिंबल है, बट वो एसेट भी है, राइट। कुछ पैसे लगते हैं मंगलसूत्र, मार्केट में जाके खरीद के देख लेना, 1 लाख रुपए के आसपास का आता है आज, एक एवरेज रेट बता रहा हूँ। तो 1 लाख रुपए का एक एसेट है, वो भी तो गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट कह रहा है खुद राहुल गांधी की मैं ले लूँगा संपत्ति, तो फिर वो भी तो जाएगा ना उसमें, जिसमें जो कि वो ले लेंगे लोगों का। तो इस हिसाब से इसको कहते हैं इम्प्लाइड लॉजिक। इम्प्लाइड लॉजिक के हिसाब से बात की गई है। तो ये एक चीज़। और भाई बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस कर रही है, ये कैसे जस्टिफाइड हो जाएगा यार। कांग्रेस वाला बंदा जो मैं एग्जांपल दे रहा था लास्ट टाइम में, एक सो कॉल्ड छोटी जाति के व्यक्ति को अपने साथ बिठा के एम्बैरस कर रहा है बेसिकली पब्लिक के आगे। हाँ, इतना और इतना कितना होता है, बेचारा वो ऐड नहीं कर पा रहा, इतने सारे लोगों के बीच में हक बका जा रहा है, बोल नहीं पा रहा। अगर मान लो मैं उसी सेम कम्युनिटी का होता जिस कम्युनिटी से बंदा है, भाई मैं सोचता कि कोई थप्पड़ मारे इस बंदे के। बेसिकली एम्बैरस कर रहा है पूरी कम्युनिटी को। एनीवे, शायद वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि भाई एक नेता ना एक ग्रुप को ऐसे अलग करके बाकियों से अलग नहीं करता। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की बात होती है, उस संविधान को लागू हुए हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और आज भी अगर सारी पॉलिसीज़ कास्ट के बेस पे बनेंगी तो कास्ट से इस कंट्री को छुटकारा मिलेगा कैसे, ये बताओ। उसके बाद ब्रो डिवाइड एंड रूल, यही तो बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी है ना। बीजेपी, आई डोंट थिंक कि बीजेपी की आइडियोलॉजी को डिवाइड एंड रूल है। बीजेपी का अगर आज के टाइम पे भी आप मेन स्लोगन सुनोगे तो उनका है सबका साथ सबका विकास, ठीक है।
आपने सुना होगा रामपुर में एक गांव है जहाँ पे करीब 2000 के आसपास लोग हैं पॉपुलेशन, उसमें से 560 लोगों को घर मिले हैं, 560 फैमिलीज़ को घर, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के अंतर्गत उनको घर मिले हैं। 0 वोट मिले हैं वहाँ पे, और पूरी टोटल मुस्लिम आबादी 100% मुस्लिम आबादी हो जाएगी, उनको 0 वोट मिले हैं। तो भाई अगर एक कम्युनिटी एज अ होल ये डिसाइड करती है कि हमने बीजेपी को वोट नहीं देना, चाहे वो हमें कितना भी हेल्प कर दें एज ए गवर्नमेंट, मुझे पता है कि उनके कुछ ग्रीवेंसेस हो सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बट यार वो 560 परिवार जिनको घर बनाने के पैसे मिल गए, उन लोगों को तो वोट देना चाहिए था, उनमें से 10 लोगों को तो वोट देना चाहिए था, राइट? लाइक 10% को तो उसमें से 560 में से 56 लोगों को तो वोट देना चाहिए था, 1% को 5 या 6 लोगों को तो वोट देना चाहिए था, नहीं, 1 वोट नहीं दिया, 0 वोट मिला। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ना किसी सर्टेन कम्युनिटी या किसी उस चीज़ किसी भी कम्युनिटी को ओ नहीं करती लॉयल्टी, वो ओ करती है इलेक्शन जीतना, क्योंकि एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना उसका प्राइम मोटिव होता है इलेक्शन जीतना, ठीक है? हाँ, एज लॉन्ग एज वो किसी लॉ को ना तोड़े उस कंट्री के, ठीक है? और जब राहुल गांधी लिटरली सारी की सारी बात ही कास्ट सेंसस होगा, कास्ट के हिसाब से वो कास्ट के हिसाब से मिलेगा, ये वो रिलीजन के नाम पे तो ये कंट्री भाई हमेशा से ही डिवाइडेड है, किसी को चाहे जो मर्जी लगता हो। पाकिस्तान नहीं बनता अगर ऐसा नहीं होता तो, ठीक है? तो जो बंदे सपने में खोए हुए हैं वो खोते रहें, उनकी एक अलग प्रॉब्लम है। हम कोशिश करते हैं कि हम एक भाईचारे के साथ रह सकें एक कंट्री में, ठीक है? बट कास्ट के नाम पे ये कंट्री डिवाइड ना हो, इसकी कोशिश पूरे के पूरे संविधान की रचना में की गई है, उसके बाद आज भी की गई है। रिलीजन पे भी ना हो इसकी भी की गई है, बट कास्ट पे तो यार कोई सेंस ही नहीं बनता ना उस चीज़ का। रिलीजन पे तो आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिवाइड है, ठीक है? एक क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, एक मुस्लिम सिविलाइजेशन है, एक ज्यूश सिविलाइजेशन है। आज के टाइम पे देख लो गाजा इसराइल में क्या हो रहा है, ज्यूश और मुस्लिम्स की लड़ाई चल रही है वहाँ पे भी। तो वो तो एक ह्यूमन इशू है जो कि बाकी जगह पे भी है, बाकी जगह पर कास्ट का इशू नहीं है। इंडिया में भी कास्ट का इशू को डिसॉल्व करने की कोशिश की गई है, बट राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ भी, यार ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकता है ये व्यक्ति। तो वो होती है भाई डिवाइड एंड रूल आइडियोलॉजी। बीजेपी की नहीं है डिवाइड एंड रूल आइडियोलॉजी, बीजेपी का अभी भी सबका साथ सबका विकास है। पॉलिसीज़ पे हमेशा पॉलिसीज़ देखो किसी भी पार्टी, अगर आपको डिसाइड करना है कि ये क्या करना चाह रही है ये पार्टी। एनीवे अगेन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मैंने मुद्दा उठाया था उसके लिए पूछ रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हो? हाँ जी कर रहे हैं। वेयर इज द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ मोदी? इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोदी ने नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है? कांग्रेस की तो करते हैं ना, राहुल गांधी वाले करते हैं, इंडिया अलायंस वाले ने की थी। सबको पता था कि सबको पता था, डिक्लेयर्ड था, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है, ठीक है? इंडिया अलायंस के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन थे डिक्लेयर्ड, पता है आपको? सबको अंडरस्टैंड नहीं है कि राहुल गांधी ही बनेगा, बट डिक्लेयर्ड नहीं है। और जब उनसे सवाल पूछा जाता था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो कहते थे कि ये बीजेपी का क्वेश्चन है। तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फायदा क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, सारी चीज़ें भूल जाओ, सारी पॉलिसीज भी घटिया मान लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। मुझे राहुल गांधी एक वीडियो दिखा दो, कहीं का कोई लाके कमेंट में डाल के आप लिंक दे देना मुझे, जहां पे राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया हो किसी के भी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट के द्वारा या 1-on-1 इंटरव्यू में जर्नलिस्ट के द्वारा, जहां पे उस बंदे ने उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है और जहां पे उस बंदे ने एक लॉजिकल आंसर दिया है जिसकी कॉन्ग्रुएंस के साथ एक स्टेप्स फॉलो करके कुछ बंदे ने कुछ एक्सप्लेन किया हो, ऐसा मुझे आज तक कोई वीडियो नहीं दिखा उस बंदे का। वो बंदा जो बोलता है ना, जो वो मुंह से बोलता है, मुझे कभी भी उसमें लॉजिकल रीजनिंग नज़र ही नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट। मुझे वो बंदा मेंटली केपेबल नहीं लगता एक स्मॉल बिजनेस चलाने के लिए। कंट्री तो छोड़ दो, बहुत बड़ी बात है। मैंने इंटरव्यू देखा था, उससे किसी ने एआई पे क्वेश्चन पूछा, या पता नहीं शायद एआई पे ही क्वेश्चन पूछा था, तो बंदे को क्वेश्चन समझ में आया, चुप हो गया, स्टक हो गया। मैं ये सोच रहा था कि यार तुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी बेसिक तो होती है ना एक बंदे में जो कंट्री का लीडर बनने की सोच रहा है कि यार आप इतना बोल दो, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन रिपीट करने के लिए कह सकते हो। बंदा चुप है, चुप, कोई जवाब नहीं है। बस ये उस बंदे के अंदर आईक्यू, मेंटल कैपेसिटी ही नहीं है कि वो कंट्री को रन कर सके।
तो क्या अगर वो जीत जाएगा तो क्या रन नहीं कर पाएगा? कर लेगा, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं बेसिकली इसी तरीके से। और कंट्री को एक बंदा तो चलाता नहीं है, पूरा सिस्टम होता है। बट क्या वो बंदा एज ए लीडर पॉलिसी ड्राइव कर पाएगा? यार कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लो जो कि इंडिया अलायंस के साथ भी हो और जिसकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी हो। ये जो ट्विटर पे 50-50 पैसे के लिए ट्वीट करने वाले लोग हैं ना, इनकी बात नहीं कर रहा। एक जेन्युइन बंदा जो कि लेफ्ट या सेंटर का जो आपको लगता हो ना, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड जर्नलिस्ट हो, आउट एंड आउट वो बंदा नहीं कि जो कि डायरेक्टली आपको पता है कि फंडेड है बाय सम वे। अगर आप उनसे पूछोगे ना कि कौन ज़्यादा केपेबल इंसान है नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी के मुकाबले में, आपको राहुल गांधी मिल जाएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछना ही पड़ रहा है तो भी वैसे तो हैरानी की बात है, नरेंद्र मोदी केम फ्रॉम नथिंग यार, नथिंग। राहुल गांधी वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। उसकी मदर तो नहीं, बैकडोर प्राइम मिनिस्टर रही हैं वो अलग बात है, हर कोई जानता है। उनके फादर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी दादी प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी पर दादा या नाना कहे जाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर थे। और वो बंदा कांग्रेस पार्टी को गड्ढे में लेके गया सीधा, ठीक है। अब आगे क्या होता है वो मुझे नहीं पता, बट मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगेन यार IQ कहाँ से लेके आओगे जो है ही नहीं, माइंड के जो भेजा जो दिमाग के अंदर है ही नहीं, सर के अंदर जो दिमाग ही नहीं है वो कहाँ से लेके आओगे? अगेन मुझे एक भी वीडियो दिखा दो उस बंदे की जिसमें उसने किसी टेक्निकल क्वेश्चन का, किसी पॉलिसी क्वेश्चन का एक इन ऑर्डर लॉजिकल रीजनिंग के साथ आंसर दिया हो, जहाँ उसने क्वेश्चन को समझाया हो, प्रॉब्लम समझाई हो, उसके डिफरेंट फीचर्स पे बात की हो और उसने फिर उसका पूरा सोल्यूशन एक्सप्लेन किया हो। ऐसा मुझे कुछ भी दिखा दो। जो उसकी पॉलिसी सुनने वाली होती है ना, वो सुसाइडल होती है कंट्री के लिए, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री के लिए वो चीज़ सुसाइडल होगी कि आप जिस बंदे की, जिस कम्युनिटी की जितनी काउंटिंग है उसके नाम पे उसे अगर आप हर चीज़ में देनी चालू कर दो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का शायद, है ना। इंडियन टीम में जस्ट बिकॉज किसी की जाति कुछ है सर्टेन, उसको आप ले लोगे, बॉलर बैटर या प्लेयर या जो भी है, आप नहीं लोगे। बट आप उन जगहों पे लेने के लिए एग्री कर जाते हो जहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों का। क्योंकि एक मैच हम हार जाएं जीत जाएं, इंडिविजुअल की लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डायरेक्टली। आपने मेंटली उसका प्रेशर लिया हुआ, वो एक अलग बात है। इंडिविजुअल की रियल लाइफ पे ऑन ग्राउंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोड उससे घटिया नहीं हो जाती, रोड उससे बढ़िया नहीं हो जाती, पानी की सप्लाई उससे गिर नहीं जाती, पानी की सप्लाई उससे उठ नहीं जाती, बिजली उससे कटना नहीं शुरू हो जाती या बढ़ नहीं जाती, राइट। इट्स जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। बट आप उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। कभी भी सोच के देखना कि क्या आप सिर्फ किसी की जाति का कोई बंदा हो तो उस बेस पे ले लोगे, चाहे उसे क्रिकेट खेलना अच्छा ना आता हो, कभी भी नहीं लोगे। लेकिन क्योंकि वो आपके सामने है, उसका जो रिजल्ट है ना वो आपकी आंखों के सामने चलता है एक लाइन में। लेकिन जो ये चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे हो रही होती हैं और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर डेकेड्स होती हैं, आपको दिखता नहीं है, आपको ऐसा लगता नहीं हमको मिलना चाहिए। और उससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा भी हो जाता है कई बार, क्योंकि अगर आप एक सर्टेन पार्टी से हो और सर्टेन समाज से आते हो और आप उनको रिजर्वेशन मिल जाए और उससे आपको जॉब मिल जाए तो आपको फ़ायदा हो जाएगा पर्सनली। तो व्हाटएवर, समझ गए हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। वाई गोदी मीडिया, वाई TV मीडिया डिडंट शो ऑपोजिशन। यार क्या बात कर रहे हो यार, पूरा ट्विटर भरा हुआ है ऑपोजिशन से। TV मीडिया में आप TV मीडिया की जहाँ तक की बात है, TV मीडिया में उसकी क्वालिटी, उसकी रेवरेंस, उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कोई उनको ट्रस्ट नहीं करता। सेम चीज़ जो आपको US में देखने को मिल जाती है, मैं कई बार बात कर चुका हूँ, इंडिया में भी आपको सेम चीज़ मिल जाएगी। फॉक्स न्यूज़ ये वो एक सर्टेन पार्टी को, रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते हैं, CNN MSNBC डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। इंडिया में भी सेम चीज़ है। NDTV को इस गवर्नमेंट में कोई अच्छी चीज़ दिखती ही नहीं थी, और इंडिया TV या कौन सा था जी न्यूज़ वगैरह को इस गवर्नमेंट में कोई चीज़ बुरी दिखती ही नहीं थी। बीजेपी की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मैं TV देखता नहीं हूँ कि NDTV मैंने सुना था बिक गया। बिकने के बाद NDTV की क्या सिचुएशन है, मैं TV न्यूज़ नहीं देखता, तो मैं इस पर सिर्फ इतनी, इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं TV नहीं देखता। वाई गोदी मीडिया शो हिंदू मुस्लिम ऑल द टाइम? ब्रो, नाउ यूर सेइंग गोदी मीडिया, राइट? गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम ऑल टाइम। अगर TV पे क्या दिखा रहे हैं मुझे इतना नहीं आइडिया, बट गोदी मीडिया जब आप बोल रहे हो ना, ये नीतीश कुमार या शायद किसी, मेरे को नहीं पता, शायद उन्होंने ये टर्म ईजाद किया। जब आप गोदी मीडिया क्या ही रहे हो, राइट, तो नीतीश कुमार को नीतीश कुमार इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द कंट्री, राइट। और उसने प्राइम मिनिस्टर के नाम को डिस्टॉर्ट करके मीडिया के साथ एक एक बुरा वर्ड बना दिया, राइट।
आपको लगता है वो व्यक्ति, वो जर्नलिस्ट फिर यानी कि अनबायस्ड है? मुझे मुझे पता है कोई भी अनबायस नहीं होता, लेकिन जर्नलिस्ट से तो यही एक्सपेक्ट करोगे ना कि कवरेज अनबायस करेगा। क्या नीतीश कुमार कह रहा हूँ, क्या नाम है यार उसका व्यक्ति का जिसका मैं नाम ले रहा था, बट जो भी रवीश कुमार ने पिछले 5 साल में कभी आपने देखा कि उसने गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की तारीफ की हो? अगर तो आप ये कहते हो कि पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ने एक भी ढंग की पॉलिसी नहीं लाई, तब मैं मानता हूँ कि आप ये मानते हो तो तारीफ भी क्या करेगा। कुछ तो ढंग के काम किए होंगे ना गवर्नमेंट ने। धारा 370 हटा दी कश्मीर से, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था, ठीक है। क्या नीतीश कुमार ने उस पर कोई, नीतीश कुमार का जो भी एनालिसिस होता है वो भी छोड़ दो, क्या वो एक कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस करता है चीज़ों का? क्या वो चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों गिनाता है? क्या कोई चीज़ एब्सोल्युटली बुरी होती है या एब्सोल्युटली अच्छी होती है? 370 हटाने के मुझे लगता है कि मैं उसका हामी हूँ, होना चाहिए था, पर मुझे ये भी पता है कि उसके कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, पर उसके फायदे आउटवे करते हैं नुकसान को, इसलिए मैं उसका सपोर्टर हूँ, ठीक है, 370 हटाने के लिए का। अब इन जैसे सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट जर्नलिस्ट जो हैं, जिनको फकिंग मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, ये लोग न्यूज़ को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में दिखा रहे हैं। तो गोदी मीडिया यार, नीतीश बोल दिया मैंने, रवीश कुमार का गोदी मीडिया, ही इज एबल टू से गोदी मीडिया, ये अपने आप में ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि ये अपने आप में ही इस चीज़ को साबित करता है कि अगर तेरे जैसा बड़े लेवल का जर्नलिस्ट इस तरीके से खुलेआम अपनी जो बात है वो कर सकता है, यानी कि गोदी मीडिया वाला कोई सीन ही नहीं है ब्रो। लोग टीवी नहीं, मैं जैसा कि मैंने कहा, मैं टीवी नहीं देखता, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग और भी अब इतना टीवी देखते हैं जितना आज से 10 साल पहले देखा करते थे भाई। अब यूट्यूब देखते हैं लोग, अब अपने ट्विटर और इन चीज़ों से न्यूज़ पढ़ते हैं लोग। आपको पता होगा एक्स जो है ट्विटर, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ सोर्स है। अगले पे चलते हैं। वाई गोदी मीडिया डिडंट टॉकिंग अबाउट, भाई थोड़ी अंग्रेजी आप पे काम करिए। डिडंट टॉक अबाउट होगा, वाई गोदी मीडिया डिडंट टॉक अबाउट मणिपुर, भाई मुझे नहीं पता यार। अगेन मैंने सेम कहा, गोदी मीडिया, वही आप भी गोदी मीडिया यूज़ कर रहे हो, उसका मतलब आप भी बायस हो, चलो इट्स फाइन। आप एक इंडिविजुअल हो, आप किसी न्यूज़ एजेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप कह सकते हो गोदी मीडिया, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो। रवीश जैसा व्यक्ति जो अपने आप को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बोलता है, वो नहीं, उसको नहीं कहना चाहिए, ना उसे सूट करता है, अनएथिकल है उसके लिए ऐसा बोलना। वाई मोदी टॉक्स अबाउट, ओके मणिपुर, यार देखो मणिपुर के ऊपर ना मुझे लगता है कि गोदी मीडिया को छोड़ दो आप, मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट के हायर एंड के रिप्रेजेंटेटिव को कंटिन्यूसली आके ना बात करनी चाहिए थी इस पॉइंट से। एक्चुअली मैं गवर्नमेंट के पॉइंट से, आपके पॉइंट को मैं स्टील मैन कर देता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस पर क्यों बात नहीं की, और मैं भी इसके आपके साथ हूँ इस चीज़ में। वाई मोदी टॉक्स अबाउट हिंदू मुस्लिम इन ही स्पीच ड्यूरिंग एमसीसी क्या होता है यार? मुझे नहीं पता एमसीसी क्या होता है, बट स्पीच तक रोक लेते हैं ना, ड्यूरिंग एमसीसी हटा देते हैं कि स्पीच में अगर इलेक्शन की बात हो रही है तो देखो राहुल गांधी का अगेन, मुझे मोदी का वो धर्म के नाम पे बात करना तब जस्टिफाइड लगने लगता है जब मैं राहुल गांधी को लिटरली पूरी कंट्री के सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज कर देने की बात देखता हूँ बेस्ड ऑन कास्ट सिचुएशन। हमारी कंट्री में कास्ट की सिचुएशन क्या है उसके ऊपर, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि यार जब ये बंदा इतना नीचे गिर रहा है तो सामने वाली पार्टी को भी कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई। घी तो फिर अगर ये बंदा उंगली टेढ़ी कर रहा है तो फिर सामने वाली पार्टी को भी जार में हाथ देना ही पड़ेगा। ये मैं उस तरीके से देखता हूँ ब्रो। इसका कोई और मेरे पास ये जवाब नहीं है। मैं भी चाहूँगा कि बहुत अच्छी रिलीजियस हारमनी हो हमारी कंट्री में, बट रिलीजियस मान लो चलो मोदी ना करे, रिलीजियस हारमनी रह जाए, कास्ट के लेवल पे लड़ने लग जाएगी पूरी कंट्री अगर राहुल की पूरी बात चल जाएगी तो वो कैसे सही रहेगा ये बता दो। तो इसमें तो भाई सब नंगे हैं भाई। ऑपोजिशन का काम होता है रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल रखना, ठीक है, सो काम डाउन, लेट अस डूइंग आवर बिजनेस, अंग्रेजी है यार, लेट अस डू आवर बिजनेस होना चाहिए। अकाउंटेबल रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, लेकिन झूठ बोलने में प्रॉब्लम है। जनता को लाइक चीज़ें डिस्टॉर्ट करके बताने में प्रॉब्लम है। इम्प्लाइड लॉजिक एक डिफरेंट चीज़ होती है, चीज़ को डिस्टॉर्ट करना एक डिफरेंट चीज़ होती है, राइट? वो उस चीज़ का मैं मुद्दा उठाया था। शेर किसने कहा, सेम बंदा है, उसी का ही कमेंट है, कंटिन्यूसली उसी कमेंट है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि इस पर बात करेंगे। शेर किसने कहा, तो हम तो रागा को जननायक से बुलाते हैं, कौन है
ज़रा बताओ जो रागा को शेर बोलता है। ओके, मैंने ये नहीं कहा था कि रागा को शेर बोला, मैंने कहा था रागा उस व्यक्ति को बोल रहा था। लिटरली उसका वीडियो है ब्रो, क्रिंज वीडियो है। उसने व्यक्ति के ऐसे कंधे पे हाथ रखा हुआ है ऐसे, और वो कहता है कि शेर है ये, शेर, इस शेर का हिस्सा खा रही है गवर्नमेंट, ये वो, मतलब बट जो भी वो पेट्रोनाइज कर रहा था जनता को भी और उस पूरी कम्युनिटी को भी। इसको पेट्रोनाइज करना कहते हैं कि मैं बताऊंगा तुम्हारे अंदर कहाँ दिमाग है, मैं बताऊंगा तुम्हें, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हारा उद्धार करवाऊंगा इस गवर्नमेंट से, तुम्हारा हक मैं दिलवाऊंगा। जो वो बोलता रहता है, मैं दिलवाऊंगा, मैं दिलवाऊंगा, मैं दिलवाऊंगा। भाई आप कहते हो कि जाति के नाम पे चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, और आप ये भी कहते हो कि मैं फलाना फलाना ब्राह्मण हूँ, और आप ये कहते हो कि इस जाति का उद्धार करना है, तो तुमको किसने बनाया भाई? तुमको किसने बनाया? जस्ट बिकॉज तुम एक फैमिली में पैदा हुए तुमने अपने आप को लीडर मान लिया जाति का उसका, राइट? तुमने फैमिली से इनहेरिट की है ना पार्टी, तो सबसे पहले तुमसे पार्टी छीन लेनी चाहिए और किसी उन जाति के व्यक्ति को जो पिछड़ी जाती हैं सो कॉल्ड, उनकी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को वो पार्टी दे देनी चाहिए, राइट? करके दिखाओ पहले अपने एक्शन में, और संन्यास ले लो, बोलो कि भाई मैं तो अपर कास्ट से हूँ, प्रिविलेज्ड फैमिली से आता हूँ, पता नहीं कितने बिलियन की प्रॉपर्टी या वट एवर जो भी होगा तुम लोगों के पास, छोड़ दो ये सारी चीज़ें भाई, छोड़ दो, दान दे दो, और तब बोलो कि हाँ ये सब मैंने छोड़ दिया इसलिए क्योंकि मैं प्रिविलेज क्लास से आता था, मेरी फैमिली ने सदियों से इस प्रिविलेज का फ़ायदा उठाया, तो मैं इसको अब रेनाउंस कर रहा हूँ। तब भाई तुम्हारी बात पे जो तुम बोल रहे हो ना उसकी सच्चाई तब मानी जा सकती है। एंड यू डोंट हैव लीडरशिप क्वालिटीज़ ब्रो, सो शायद कांग्रेस का भला ही होगा उससे। तो शेर वाला यार, वो राहुल गांधी शेर बोल रहा था उस बंदे को, वो बात कर रहा था। 905 मसीहा, व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ मोदी, मुझे परमात्मा ने बनाया है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं खुद ही भगवान का अवतार हूँ, मैं ईश्वर। ओके, मैंने ये इंटरव्यू एक्चुअली नहीं सुना है, ठीक है, लेकिन मैं इस वर्डिंग से एग्जैक्टली समझ सकता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता। राहुल गांधी कह सकता है, उसके अलावा नहीं कोई कह सकता। मुझे परमात्मा बनाया है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, इतना तक ठीक है, शायद कह दिया। उसके बाद अगली लाइन है, मैं खुद ही भगवान का अवतार हूँ, मैं ईश्वर का दूसरा अवतार हूँ। ये दो लाइनें बैक टू बैक कोई नहीं कह सकता, राइट? तो ना, पहले जाके आप ये कोड दोबारा से देखो, और मैंने ये देखा नहीं है, उसके बाद भी मैं 100% कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ एग्जैक्टली उसने ये बात नहीं बोली होगी। हो सकता है उसने शायद ये बोल दिया हो कि मैं परमात्मा का ही अवतार हूँ, ये बोल दिया होगा, क्योंकि इसमें कोई लाइक सेम चीज़ को डिफरेंट तौर पे रिपीट नहीं किया जा रहा, राइट? व्हाट डू यू थिंक, दिस इज़ नॉट मैं खुद गॉड हूँ, दिस इज़ नॉट मैं खुद गॉड। ओके, नहीं भाई, देखो यहाँ ये है कि कुछ कहना चाह रहे होंगे कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ या भगवान का काम करने आया हूँ। जैसा कि लोग अक्सर कहते हैं कि यार हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। बेसिकली ये एक काइंड ऑफ तरीका होता है अपने आप को लाइक छोटा दिखाने का, या अपने आप को डाउन टू अर्थ दिखाने का। बट कई बार ऐसा होता है बोलना व्यक्ति कुछ और जा रहा होता है, कुछ और गलत निकल गया होता है, और इस पर आप खींच सकते हो, लेकिन आप इस पर ये नहीं कह सकते कि यार वो बंदा गॉड बनने के लिए क्लेम कर रहा था। क्लैरिफिकेशन मांग लो, इसका मतलब क्या था, राइट? इसका मतलब क्या था? और ये मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं गॉड हूँ या फिर मैं लाइक गॉड का अवतार हूँ। और एनीवे मैंने बाय द वे मैंने इन सब के जवाब दिए हैं, लेकिन मेरे को लगा वीडियो बनाना ज़्यादा शुरू हुआ अच्छा हुआ, ताकि जो लोग देखें उन तक को मैं ये आइडियाज़ कन्वे कर पाऊँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच, वेयर इज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ मोदी? अगेन यार ये तो सेम ही कमेंट आई थिंक। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप कुछ बात भी नहीं बता रहे। राहुल गांधी हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बट उन लोगों ने अपना पीएम कैंडिडेट ही नहीं डिक्लेयर किया। क्या हुआ? इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फ़ायदा नहीं होता। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ये नहीं है कि मैंडेटरी है कि आपने करनी ही करनी है। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा ये होना चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है? डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही ये करना चाहिए था क्वेश्चन। और जो लोग बीजेपी के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं ना, किसी भी तरीके की एजेंसी में ना कुछ भी अभी तक साबित नहीं है, कोई भी इस तरीके का कोई केस नहीं है, ठीक है? कांग्रेस के टाइम पे, अब मैं उस वक्त हाई स्कूल से निकल के कॉलेज के टाइम में था जब कांग्रेस का शासन था। 2004 से 2014 के बीच की बात है। मैंने 2008 में हाई स्कूल पास किया, 2009 में हाई स्कूल पास किया। तो उस दौरान, और तो मैं यानी कि एक कॉन्शियस इंसान था जो देख रहा था कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं कोई ऐसी जगह पे नहीं खोया हुआ था कि जिसको पता ही नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है? क्योंकि अगेन मुझे थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक था उस टाइम पे भी, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ लेता था स्कूल के दौरान भी, राइट? तो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, पता नहीं कितना ही बड़ा घोटाला, हज़ारों करोड़
सैकड़ों करोड़ नहीं, हज़ारों करोड़ में बात होती थी। 2G स्कैम हुआ था, कोलगेट स्कैम हुआ था, कितने सारे स्कैम सुनने में आते थे। इस तरीके का कोई स्कैम सुनने में आता है आपको? आई डोंट नो यार। और मेरे को लगता है कि मेजॉरिटी जो कि आज की जो जेनजी के बंदे जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने शायद कांग्रेस का टाइम ही नहीं देखा, क्योंकि वो 10 साल पहले ही जा चुका था। तब ये लोग शायद अपने लाइफ के उस फेज़ में होंगे जब इंसान को न्यूज़ वगैरह से कोई मतलब नहीं होता, वो कार्टून वार्टून ही सिर्फ देखता होता है। एनीवे, दो कौड़ी, ओके, हिंदू राष्ट्र इज ऑल्सो दो कौड़ी की विचारधारा एज पर योर लॉजिक। नहीं, आई डोंट नो मैंने किस चीज़, आई थिंक मैंने शायद समाजवाद या सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी होती है उसके ऊपर मैंने कहा था वो दो कौड़ी की विचारधारा है। और वो दो कौड़ी की विचारधारा है, उसका रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में जाके ना इस नीति में किया क्या है। आप लोगों को पता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जिस तेल के भंडार है जिस कंट्री में, उस कंट्री का नाम क्या है? सबको ज़्यादातर लगता है वो शायद सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा। इनफैक्ट अब सऊदी अरेबिया प्रोड्यूस भी नहीं करता, यूएसए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। बट सबसे ज़्यादा जिसके पास ऑयल रिजर्व है ना, उस कंट्री का नाम है वेनेजुएला। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, ठीक है। वो कंट्री साउथ अमेरिका की सबसे अमीर कंट्री हुआ करती थी। आज के टाइम पे क्या, पिछले 4-5 साल से ना वहाँ लोग राशन के लिए मारा मारी हो जाती है स्ट्रीट के ऊपर। आधा देश ना सेंट्रल अमेरिका से होता हुआ यूएसए की तरफ जो लोग जाता रहता है ना, माइग्रेंट, आप सुनते रहते हो माइग्रेंट क्राइसिस, उसमें रुल रहे हैं आधी पॉपुलेशन। बाकी आधी पॉपुलेशन भूखा मर रही है कंट्री के अंदर। उनके एक साइड पे कोलंबिया है और दूसरे साइड पे गयाना है। मतलब उनके ईस्ट में गयाना पड़ता है, उनके वेस्ट में कोलंबिया पड़ता है। दोनों कंट्रीज़ में भर भर के पेरू वेरू, गयाना में तो कम क्योंकि गयाना इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। वेनेजुएला खुद स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, उसके साथ कोलंबिया है, उसके साथ इक्वाडोर और पेरू है, वो सारी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। तो उन सब कंट्रीज़ में रिफ्यूजीज़ के तौर पे एक बहुत बड़ा संख्या जनता का चंक वहाँ भटक रहा है। तो पूरी दुनिया में दर दर भटक रही है आधी जनता, और आधी जनता वहाँ रोटी के लिए मर रही है। क्यों? कम्युनिज्म की पॉलिसीज़। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है उनके पास, ठीक है। हीगो चावेज़ एक लीडर आया था, उसके बाद अभी निकोलस मडूरो चल रहा है। आगे कब्जा कर लिया भाई, कब्जा। इस तरीके की जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट माइंड सेट के जो लोग होते हैं ना, वो कब्जे पे माइंड सेट होता है इसका। इसलिए मैं कह रहा था उसको दो कौड़ी की विचारधारा। और ये तो आज है, हिस्टोरिकली जस्ट एक पिछली लास्ट सेंचुरी में ना 150 मिलियन 15 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग मरे हैं इस आइडियोलॉजी की वजह से। अपने पड़ोस में देख लो, चाइना में चल रही है ना जिस तरीके से वो लोगों, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग कभी किसी चाइनीज़ लोगों से आपका मिलना हुआ हो या ना हुआ हो। भाई वो लोग कभी अगर किसी जनरल एक चाइनीज़ लोगों से मिलोगे ना, उनके अंदर पॉलिटिकल अवेकनेस या कॉन्शियसनेस की कोई चीज़ ही नहीं होती इस नाम की। जनरल एक बात बता रहा हूँ, कुछ लोगों में होती होगी, क्योंकि उनको सिर्फ दुनियादारी, पैसे कमा लो, पैसे कमाने में बहुत तेज होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने में मेहनती होते हैं, लेकिन आइडियाज़ की कल्टीवेशन में माइंड काम नहीं करता, क्योंकि उस चीज़ को मार ही दिया जाता है उस कंट्री में। पैसे होने के बावजूद भी वो लोग अपनी कंट्री में रिच होने के बाद, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में रिच होने के बावजूद भी वो लोग अपनी कंट्री में नहीं रहना चाहते। क्यों? इंडिया से ना गरीब लोग जाते हैं, या थोड़े जो इतने अमीर हैं जिनको कि बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, वो एक आम जिंदगी जीने वाला इंसान इंडिया में खुश है, चाइना में वो अच्छे पैसे कमाने वाला व्यक्ति भी खुश नहीं है। ये देता है कम्युनिज्म आपको, इसलिए मैं उसको दो कौड़ी की विचारधारा कह रहा था। ये आपका एक पॉइंट है। वीडियो मैंने नहीं सोचा था इतनी लंबी हो जाएगी, पर लास्ट बात कर देता हूँ मैं, क्यों हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है दो कौड़ी की विचारधारा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस दुनिया में जब तक एक भी कंट्री है जहाँ के लोग उस कंट्री को रिलीजियस बेसिस पे है वो कंट्री और उसे रखना चाहते हैं, जब तक एक भी ऐसी कंट्री इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, यानी कि कोई भी कंट्री जो कि डिक्लेयर्ड मुस्लिम कंट्री है या क्रिश्चियन कंट्री है या वट एवर रिलीजन की कंट्री है, ज्यूइश कंट्री है, इसराइल की जैसी, जब तक एक भी कंट्री इस दुनिया में रिलीजन के नाम पे है, भारत में 80% हिंदू रहते हैं, उनको इस बात कहा गया कि वो अपनी कंट्री को हिंदू कंट्री मानना चाहें, की डिमांड रखना चाहें। तो ये दो कौड़ी की विचारधारा नहीं है, ये एक वैलिड विचारधारा है, ठीक है। मैं अभी इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था कि नहीं यार हमें सेक्युलर ही रहना चाहिए। सेक्युलर, कांग्रेस लोग कहते हैं ना कि बीजेपी संविधान चेंज कर देगी, इंदिरा गांधी जी ने चेंज कर दिया था और सेक्युलर वर्ड ऐड कर दिया था। वर्ड नहीं था सेक्युलर संविधान में, इंदिरा गांधी ने ऐड किया है। तो कौन चेंज कर रहा है, कौन खेल रहा है फिर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको कि ये चूम रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा रिसेंटली, राइट। ओवैसी जी बहुत बड़े बीजेपी के विरोधी हैं, पार्लियामेंट में शपथ लेने आते हैं और कहते हैं बाकी चीज़ों के अलावा जय फिलिस्तीन। फिलिस्तीन से आपकी वो है आइडियोलॉजी, आपकी जो आपका जो
जुड़ाव है वो फ़िलिस्तीन से है कि भारत से है? भारत के लोगों के वोट पे आप एमपी बने हैं, भारत के संविधान की आपने रक्षा करने की वो ले रहे हैं और भारत की पार्लियामेंट में खड़े हुए हैं। फ़िलिस्तीन को आप अपने घर से सपोर्ट कर लो, अपने कॉलोनी से सपोर्ट कर लो, अपने इंटरनेट पे सपोर्ट कर लो, ट्विटर पे लिख लो, रैली निकाल लो, समझ में आता है। इंडिया की पार्लियामेंट में खड़े होके आप जय फ़िलिस्तीन बोल रहे हो अपनी शपथ लेने के टाइम पे, ठीक है ना? आपकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो इंडिया के साथ हैं या फ़िलिस्तीन के साथ हैं? किस कंट्री के साथ लॉयल्टी जुड़ी हुई है आपकी? और उसके बाद आई थिंक कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि यूएसए का जो ग्रुप आया था धर्मशाला में, उनको बोला गया था कि वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ के लोगों को बोला था कि यूएसए का झंडा पकड़ के खड़े हो जाओ, जब क्योंकि यूएसए की जो एक कंटिजेंट आया हुआ है, ग्रुप नेताओं का एक ग्रुप आया हुआ है। यार वो लोग लोकसभा में खड़े होके एमपी की शपथ नहीं ले रहे, वो आम नागरिक हैं जो सड़क पे खड़े हैं, जिनको झंडा लेने के लिए एक डिप्लोमेटिक नाइसिटीज कर्टसी के तौर पे बोला जाता है। आपको पता है जब चाइना का शी जिनपिंग आया था ना इंडिया में, तो वहाँ पे भी बच्चों को चाइना का झंडा लेके खड़े रहने के लिए बोला गया था। रोड पे चाइना का इंडिया का, चाइना का इंडिया का, ऐसे अल्टरनेट करके झंडे लगाए जाते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक नाइसिटी होती है, एक वो होता है लॉ। ये बंदा बैरिस्टर है और ये इस लेवल का लॉजिक दे रहा है, तो या तो ये बेवकूफ़ है या तो ये हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है? तो ये दिया है ऑपोजिशन ने। तो और उसके बाद फिर सामने से जब बंदा कहता है जय हिंदू राष्ट्र, ये वो जो अपनी शपथ लेके, फिर वो भी शुरू हो गए उसके बाद दूसरे वाले भी। मोदी जी की पहली स्पीच में तो नहीं था कोई हिंदू मुस्लिम, पहले उसके बाद जो जिस तरीके के इन्होंने बातें की हैं उसके बाद से फिर मोदी जी ने भी हिंदू मुस्लिम भी करना शुरू कर दिया भाई, मोदी जी ने भी। और अगेन जैसा कि मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने मुस्लिम का नाम नहीं सुना, घुसपैठी ये वर्ड यूज़ किया था, जो कि मुझे टू बी ऑनेस्ट लिटरली मुझे लगा कि रोहिंग्या की बात हो रही है, क्योंकि मैंने मुस्लिम्स के लिए घुसपैठी ये वर्ड कभी भी नहीं सुना था इससे पहले आज तक। कोई भी लीडर, इवन आरएसएस जिसको कि बहुत गालियाँ पड़ती हैं, उनका लीडर भी उनको नेटिव ही मानते हैं जो मुस्लिम्स हैं इंडिया के उनको। तो अगेन यार, अगर आप लॉजिक से बात करोगे ना तो आपको ज़्यादा गहरा डिग डीप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो ये अंडरस्टैंडिंग है ये क्लियर हो जाएगी सारी की सारी। एनीवे यार, वीडियो बहुत लंबी हो गई, उम्मीद नहीं था कि इतना लंबा जाएंगे। देखने के लिए थैंक यू।